हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिमेष और मेरा चैनल एनिमेशन पे आप सबको फिर से स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और वहां जाके स्टेट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करेंगे। पर्सनल बैंकिंग, उसके अंदर लॉगिन, फिर आपका कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे दिखा रहा है, ये कैप्चा ऊपर में डालना है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये कैप्चा कभी-कभी समझ में नहीं आता है और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके बगल में देखिए ये रिफ्रेश बटन है, इसको क्लिक करने से ये चेंज होता जाएगा। तो जो आप लोगों को क्लियर दिखे या फिर आपको समझने में आसान हो, उसको आप ले सकते हैं, नहीं तो बार-बार क्लिक करने से ये बदलता रहेगा। चलिए फिर यूज़र नेम डालते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा, सबमिट। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेट बैंकिंग का जो होम स्क्रीन है, माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, इसके अंदर जो ऑप्शन है एक एक करके चलते हैं। पहले अकाउंट समरी। तो अकाउंट समरी क्या होता है? तो आपका जितना सारा अकाउंट होगा ये अकाउंट समरी के अंदर दिखाएगा। जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, आपका रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, आपका कोई लोन का अकाउंट हो सकता है। ये सारा चीज़ ये आपका अकाउंट समरी के अंदर आएगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपका अकाउंट स्टेटमेंट। अब अकाउंट स्टेटमेंट किस काम के लिए आता है? जैसे कि मान लीजिए आपको अगर बैलेंस चेक करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली आपका एटीएम विजिट करते हैं और उसमें सर्वर डाउन रहता है, इसलिए आप देख भी नहीं पाते। तो ये सब झंझट से छुटकारा पाने के लिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट ये जानना ज़रूरी होता है। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट कैसे देखेंगे या फिर कैसे जानेंगे, उसका भी अलग-अलग तरीका होता है। मैं आपको अलग-अलग तरीका दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका सेविंग्स अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट है, इसको सिलेक्ट किया आपने। इसके बाद इसका 4 तरीका होता है देखने के लिए। बाय डेट मतलब किस डेट से लेके किस डेट तक आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। डेट मतलब जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख से लेके आप 10 तारीख तक आप देखना चाहते हैं। इसलिए मैंने कर दिया। लीजिए 10 तारीख तक, 1 से लेके 10 तारीख तक आप देखना चाहते हैं, तो ऐसे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका भी अलग-अलग ऑप्शन होता है। इसके हिसाब से डेट तो आपने चूज़ कर ली, उसके बाद आपको व्यू करना है, सिर्फ़ देखना है, तो इसको व्यू बटन पे क्लिक कर देने से ही देख पाएँगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट को स्टोर करे, डाउनलोड करे, तो ये एक डाउनलोड का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट, आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। अपलोड टू डिजी लॉकर, आपका डिजी लॉकर अगर है तो यहाँ पे कर देंगे तो डायरेक्ट डिजी लॉकर पे स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो बाय मंथ, आप जैसे पहले वाला देखा डेट के हिसाब से अभी किसी मंथ, जैसे कि अभी अक्टूबर महीने चल रहा है, आपको सितंबर महीने की स्टेटमेंट देखना है, तो फिर ऐसे सितंबर सिलेक्ट कीजिएगा ड्रॉप डाउन से। उसके बाद ये तो साल तो ऑटोमेटिकली जो करंट ईयर वो दिखाई देगा। वही सेम तरीके से व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अलग-अलग फॉर्मेट्स में। आप ये हो गया मंथ वाइज़, आप लास्ट 6 महीना के एक साथ अगर देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लास्ट 6 मंथ इस बटन को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद व्यू, डाउनलोड जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका फ़ाइनेंशियल ईयर। फ़ाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे कि 2023-24, तो 2023 साल के अप्रैल महीने से 2024 साल की मार्च महीने तक होता है एक फ़ाइनेंशियल ईयर। तो उसके हिसाब से मान लीजिए आपको 22-23 फ़ाइनेंशियल ईयर का देखना है तो 2022 अप्रैल महीने से लेके 2023 साल के मार्च महीने तक होता है एक फ़ाइनेंशियल ईयर। इस तरीके से आप यहाँ से देख भी सकते हैं और यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अकाउंट स्टेटमेंट। इसके बाद अपना होता है प्रोफ़ाइल। प्रोफ़ाइल इसके अंदर जाएँगे, फिर माय प्रोफ़ाइल इसको क्लिक करेंगे। तो इसको जब भी क्लिक करेंगे आपके पास एक प्रोफ़ाइल पासवर्ड आएगा। ये प्रोफ़ाइल पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, कंट्री वगैरह, पिन कोड, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ डिटेल में दिखाएगा। आप इसके यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ आप
खुद से चेंज नहीं कर सकते। क्या-क्या चेंज कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। डिस्प्ले नेम, आपका अकाउंट में आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं या फिर आप जो लॉगिन करते हो उसमें जो डिस्प्ले दिखाता है, आपका पूरा नाम दिखाता है, आप उसको चाहे तो कोई शॉर्ट नेम या फिर इनिशियल नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं चेंज, मतलब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पैन नंबर ये आप चेंज ऑनलाइन नहीं कर सकते, आधार नंबर ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आपका कोई ईमेल आईडी आप कोई अपडेट करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए इसके बगल में चेंज लिखा हुआ है, तो इसको भी आप बदल सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन में बदल नहीं सकते। इसका 2 ही तरीका होता है, राइट साइड में देख सकते हैं। एक तो मोबाइल नंबर चेंज मोबाइल नंबर थ्रू ब्रांच, आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको मोबाइल नंबर बदलना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका थ्रू एटीएम, ये चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका प्रोफाइल। इसके बाद ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट क्या होता है? ई स्टेटमेंट, आप अगर बैंक में आपका ईमेल आईडी आपका दिया हुआ है, तो हर महीने में आपको ऑटोमेटिकली हर महीने का स्टेटमेंट बैंक भेजता जाएगा। और ये अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, तो आपका खुद से, जैसे अभी भी दिखाया अकाउंट स्टेटमेंट, इस तरीके से आपको अकाउंट सिलेक्ट करके बाय मंथ हो या फिर बाय डेट हो, इस तरीके से आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा। और नीचे वाला फंक्शन ये सब जो है ये आपका काम का नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहला ऑप्शन ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी। तो इसके अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप ये बेनिफिशियरी इसके अंदर घुसेंगे, आपको हर बार आपको प्रोफाइल पासवर्ड माँगेगा। तो हम भी यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डालते हैं। देखिए इसके अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं। क्या? तो सबसे पहले देखिए, एसबीआई बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स ऑफ एसबीआई, मतलब आप यहाँ पे बेनिफिशियरी सिर्फ एसबीआई का अगर अकाउंट होल्डर है, सिर्फ उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अदर बैंक बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर ऑफ अदर बैंक्स, मतलब ये एसबीआई छोड़ के कोई भी बैंक, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, कुछ भी हो, दूसरा कोई बैंक हो, तो उस अकाउंट होल्डर आपको अगर ऐड करना है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन पे आपको जाना है। ये सारा चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना काम नहीं आएगा। अगर आपका एनपीएस है तो एनपीएस का बेनिफिशियरी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं एसबीआई का एक बेनिफिशियरी आपको ऐड करके दिखाऊँगा और एक दूसरा बैंक का भी दिखाऊँगा और उसमें दोनों में फ़र्क क्या है ये भी आपको समझाऊँगा। चलिए सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या-क्या ऑप्शन मिलता है, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू, अप्रूव। अब ऐड कब काम आता है? जब नया कोई आप अकाउंट होल्डर ऐड करना चाहते हो, ये ऐड बटन के अंदर आ जाता है। अब मॉडिफाई किस बटन के अंदर आता है? जैसे मान लीजिए कि आपने एक अकाउंट डिटेल्स डाला किसी का, किसी आदमी का, तो हो सकता है आपने जब टाइप कर रहे थे आप, उसमें गलत स्पेलिंग लिख दिया या फिर अकाउंट नंबर कुछ गलत डिजिट उसमें डाल दिया, तो य इसके अंदर आके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप डिलीट क्या करना है, डिलीट मतलब आप मान लीजिए आपका बेनिफिशियरी कुछ ऐड किया हुआ है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको रखना है यहाँ पे, आप रखना नहीं चाहते, तो फिर इस बटन को क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट कर पाएँगे। व्यू, ये आपका जब बेनिफिशियरी जब ऐड हो जाएगा, जितना सारा बेनिफिशियरी आपका ऐड है एसबीआई बैंक बैंक का जिन लोगों का अकाउंट है, सिर्फ़ वही यहाँ पे दिखेगा। अप्रूव मतलब जब आप बेनिफिशियरी तय करने जाएँगे, ऐड करने जाएँगे, उस वक़्त आपको इस अप्रूव की ज़रूरत पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं आगे। चलिए फिर ऐड बटन को क्लिक करके आपको दिखाएँगे। सबसे पहले एक एसबीआई का अकाउंट होल्डर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल दिया, इसके बाद ट्रांसफ़र लिमिट कितना, ये जो बेनिफिशियरी आप एसबीआई का बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं, इसका कितना लिमिट आप सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए 50,000, यहाँ पे आप 25 लाख तक आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम लिमिट 25 लैक्स, तो मैंने यहाँ पे 50,000 यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आइए, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, फिर ओके। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू हैव रजिस्टर्ड, ये जो नाम अभी-अभी ऐड किया एज़ एसबीआई बेनिफिशियरी टू योर अकाउंट। इसके जस्ट नीचे आइएगा, देखिए ये जो अप्रूव बटन बोल रहा था, देखिए फिर अप्रूव नाउ,
यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अप्रूव बेनिफिशियरी, अप्रूव लिमिट। तो मैं क्या अभी अप्रूव करूँगा, बेनिफिशियरी ऐड कर रहा हूँ इसीलिए अप्रूव बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्लिक करना है। इसका भी 2 तरीका होता है, ये अप्रूव आप एटीएम के द्वारा करना चाहते हैं या फिर ओटीपी के द्वारा, क्योंकि मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए थ्रू ओटीपी करना है। तो ये करने के बाद जो अकाउंट अभी-अभी ऐड किया उसका नाम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बेनिफिशियरी इसको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे हाई सिक्योरिटी का एक ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाएगा। फिर अप्रूव बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यू हैव सक्सेसफुली एडेड, ये जो नाम दिखा है इन योर अकाउंट, प्रोसीड्यूर होता है इसमें 4 घंटे के आसपास लगता है कि थोड़ी देर पहले भी होता है या फिर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये जो अप्रूव कर दिया, अब ये हम देखना चाहते हैं, व्यू बटन पे क्लिक कर दिया आपने। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर उसका दिखा रहा है, उसका नाम दिखा रहा है, कौन-सा ब्रांच का वो भी दिखा रहा है। एक्टिवेशन पेंडिंग, ये क्यों दिख रहा है, जो मैं अभी भी बताया, जिस वक़्त आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे उसके लिए मिनिमम 4 घंटा लगता है ऑफ़िशियली। अब उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो देखिए ये हो गया, इसके बाद फिर यहाँ पे जाएँगे, ये मैंने एसबीआई बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर कैसे ऐड करेंगे ये दिखाया मैंने। अभी मैं आपको दूसरा बैंक का बेनिफिशियरी भी ऐड करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, इसके बाद अकाउंट होल्डर का डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। और ये भी याद रखिएगा, ये अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपको ऐसे स्टार देखने को मिल जाएगा, ये ऑप्शन आपको मैंडेटरी है। जैसे कि नेम, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, इसके बाद ये सब ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आधार, बैंक ट्रांसफ़र लिमिट, ये आईएनआर, ये भी मैंडेटरी है। यहाँ पे चलिए मैं 1 लाख डाल देता हूँ और इसका भी लिमिट मैक्सिमम 25 लैक्स तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एसबीआई में और दूसरा बैंक में क्या फ़र्क है? जैसे एसबीआई में मैंने अकाउंट होल्डर का नाम डाला था, अकाउंट नंबर डाला था, उसके बाद लिमिट डाला था और कुछ नहीं लगा था। लेकिन अब जब भी दूसरा किसी बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करने जाएँगे, आपको ये चीज़ तो डालनी ही है, उसके साथ आईएफएस कोड जो कि डालना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये जो आईएफएस कोड होगा ये याद रखिएगा, ये हमेशा 11 डिजिट का ही होनी चाहिए। ये अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों मिला के रहता है। बाद इसके नीचे आई एक्सेप्ट, इसको क्लिक करेंगे क्योंकि दूसरा बैंक है इसलिए हमको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपके बाद इसके बाद एक कन्फर्मेशन माँगेगा, प्लीज़ कन्फर्म द डिटेल्स। हमको सही लग रहा है इसीलिए मैंने कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए ये करते ही आपके पास आ जाएगा कि बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद इसका पूरा डिटेल्स, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बैंक, ब्रांच, आईएफएस कोड सब आ जाएगा। इसके नीचे अप्रूव नाउ, इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पासवर्ड फिर माँगेगा। प्रोफाइल पासवर्ड अभी आपको डालना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, बेनिफिशियरी अप्रूव करना है। तो इसको क्लिक कर दिया, फिर अप्रूव थ्रू ओटीपी। इसके बाद देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी का डिटेल आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस इसको सिलेक्ट कर देना है। ये कर देने के बाद ये एक ओटीपी आ जाएगा। व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी के ये ऐड आ गया जो कि वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो ये किस लिए, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 4 घंटा लगता है या फिर 1 दिन भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका पहला वाला ऑप्शन, ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी। इसके अंदर फिर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं जो बेनिफिशियरी ऐड किया, एक एसबीआई वाला किया, इसको व्यू करेंगे, ये एसबीआई अकाउंट होल्डर हो गया। और ये अदर बैंक्स में जाएंगे तो इसके अंदर व्यू करेंगे तो ये आ गया। तो आप ये कि फंड ट्रांसफ़र ऑन एसबीआई अकाउंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सबसे पहले आपका जो अकाउंट है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपना खुद के अकाउंट में, इसको डाल दिया। कुछ भी एक ऑप्शन डाल दिया। इसके बाद मैंने एक अकाउंट चूज़ कर लिया। इसके बाद नीचे की तरफ आइएगा, इसके बाद 3 ऑप्शन मिल जाएगा। पे नाउ, अभी का अभी अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो पे नाउ बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद शेड्यूल लेटर, मतलब आप किसी डेट सोच के रखा है कि इसी डेट में हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेट चूज़ करके वो डेट डाल दीजिएगा। और अभी हम आपको दिखाएँगे फंड ट्रांसफ़र अकाउंट ऑफ अदर्स विदिन एसबीआई। तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद अमाउंट डाल दीजिएगा
जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे पर्पस कुछ भी एक सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आप जिसको सिलेक्ट द एसबीआई बेनिफिशियरी, मतलब आप जिस एसबीआई बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा। पे नाउ, मतलब अभी अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पे नाउ बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप अगर बाद में इसको पे करना चाहते हैं तो फिर शेड्यूल लेटर। अब शेड्यूल लेटर ये किस डेट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, आपका प्रोसेस हो जाएगा। और अभी हम आपको दिखाएँगे कि अदर बैंक ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसमें क्लिक किया, इसके बाद इसका 3 ऑप्शन होता है, एक आईएमपीएस होता है, आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होता है। आईएमपीएस क्या होता है? जो आपका इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र होता है जिसका मैक्सिमम लिमिट होता है 5 लाख पर डे। और दूसरा ऑप्शन होता है आरटीजीएस जो कि मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, जिसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी कहा जाता है और उसमें मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जो कि मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है एनईएफटी जिसमें आपका मैक्सिमम लिमिट पर डे होता है 10 लाख, जो कि आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसको कहा जाता है। तो कोई एक ऑप्शन हम इसको चूज़ करते हैं जैसे कि एनईएफटी, फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस अकाउंट से हम पैसा भेजना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अमाउंट डालेंगे। इसके बाद पर्पस डालेंगे, जैसे कि मैं इसको गिफ्ट किसी रिलेटिव को दे रहा हूँ। इसके बाद जिसको ट्रांसफ़र करेंगे, सिलेक्ट द बेनिफिशियरी अकाउंट, तो नीचे जो अकाउंट जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट नीचे आ जाएँगे, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको दिखेगा, पे नाउ, शेड्यूल लेटर और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो पे नाउ अभी अगर पे करना चाहते हो पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि आप बाद में पे करना चाहते हैं तो शेड्यूल लेटर कर देंगे और जो डेट आपने चूज़ किया, जिस डेट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है ये हम लास्ट में बाद में समझाएँगे थोड़ा डिटेल में। और इसके बाद आई एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट बटन क्लिक कर देना है। अभी हम आपको दिखाएँगे कि क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। तो ये ऑप्शन कब काम आता है और इसका सुविधा क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल कोई हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, तो उसमें नॉर्मली 3-4 घंटे लग जाता है, उसमें कम-ज़्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए आपको अर्जेंट बेसिस में किसी को पैसा भेजना है, तो आप क्या करेंगे? 3-4 घंटे वेट करेंगे? नहीं, इसके लिए बैंक ने ये ऑप्शन दिया है, क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको तो जिस अकाउंट से आप पैसा भेजना चाहते हैं, आपका खुद का वो अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद मान लीजिए कि एसबीआई का बेनिफिशियरी है, एसबीआई में अकाउंट है, तो उसमें क्या-क्या डालना पड़ेगा आपको? सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर और री-एंटर अकाउंट नंबर वो भी डाल दिया। ये विदिन एसबीआई है, इसलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद अमाउंट और इसके नीचे पर्पस, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, गिव टू रिलेटिव्स, फिर आई एक्सेप्ट, इसके बाद सबमिट। इस बटन पे क्लिक कर देने से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन अदर देन एसबीआई अगर होगा, तो उस केस में ऐसे ही आपका अकाउंट नंबर ये सब दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आईएफएस कोड डालना मैंडेटरी है, क्योंकि ये दूसरा बैंक का है। ऐसे डाल दिया। इसके बाद दूसरा बैंक में जब ट्रांसफ़र करने जाएँगे तो उसमें ट्रांसफ़र मोड ये भी देना मैंडेटरी है। जैसे कि एसबीआई वाला केस में कुछ नहीं लगा था। जैसे मान लीजिए कि एनईएफटी करना चाहते हैं, फिर ये अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसके बाद पर्पस, इसके बाद आई एक्सेप्ट, उसके बाद सबमिट। तो ये होता है क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। इसमें आपका समय थोड़ा सेव होता है, लेकिन इस केस में एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि इस केस में आप जो ट्रांसफ़र करेंगे उसका मैक्सिमम लिमिट होता है 50,000 पर डे। 50,000 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते। 50,000 से अगर ज़्यादा अगर भेजना है तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना ही करना है। अभी हम आपको दिखाएँगे कि बिल पेमेंट्स के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पे बिल्स। तो इसके अंदर आप जाएँगे तो यहाँ पे देखिए आपको देख सकते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफ़ोन और मोबाइल, फिर आपका प्रीपेड डीटीएच, गैस बिल्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड अदर्स। प्रोसीड करते हैं।
तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीटीएच, केबल टीवी, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फीस, वाटर, सिलेंडर बुकिंग, मोबाइल पोस्टपेड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लोन रिपेमेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फिर आपका ये बहुत सारा चीज़, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी आपको दिखाएँगे कि डिपॉज़िट एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे कि डिपॉज़िट, इसके अंदर हम देखते हैं फिक्स्ड डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनपीएस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो शेयर ट्रेडिंग के लिए लगता है, फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये सारा चीज़ें आप डिपॉज़िट एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि ई-टैक्स, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक-एक स्टेट के हिसाब से अलग-अलग टैक्स होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये वो पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी का पेमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। फिर ये डायरेक्ट टैक्सेस होता है, जैसे कि इनकम टैक्स का पेमेंट होता है, फिर पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये सारा चीज़ डायरेक्ट टैक्स के अंदर होता है। तो ये सारा पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे वाइटल जो पॉइंट होता है डेबिट कार्ड सर्विसेज़। इसमें देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट सर्विसेज होता है। एक होता है वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, जो सिर्फ़ ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन में ही काम होता है। और दूसरा होता है एटीएम कम डेबिट कार्ड। इसके अंदर जाते हैं जैसे कि आप एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, नया एटीएम कार्ड रिसीव करते हैं तो उसका एटीएम पिन जनरेट घर में बैठ के कर सकते हैं। आपको एटीएम विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड अभी तक पहुँचा नहीं, तो उसका आपको उसको आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर आपका न्यू एटीएम कार्ड एक्टिवेशन, ये आपको काम में नहीं आएगा। फिर आपका यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट के साथ कौन-सा एटीएम कार्ड लिंक है। और बहुत ही वाइटल जो होता है इसके अंदर एटीएम कार्ड लिमिट और चैनल और यूसेज चैनल, तो इसके अंदर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है ये डिफ़ॉल्ट ऐसे सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। इसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, यहाँ जाके इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट सर्विस, सबसे पहला ऑप्शन जो आता है चेंज डेली लिमिट, इसके अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। एटीएम लिमिट, जैसे कि एटीएम में हम पैसा उठाने जाते हैं, तो उसका एक लिमिट होता है, हर एक कार्ड के हिसाब से उसका लिमिट बैंक आपको प्रोवाइड करता है, तो उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा देते हैं एटीएम लिमिट, सबमिट। देखिए अभी मेरा करंट लिमिट कितना बता रहा है 30,000, लेकिन मेरा मैक्सिमम लिमिट अलाउड बोला है 40,000, तो न्यू लिमिट हम इसको सेट करना चाहते हैं। जैसे कि 40,000 हम डालेंगे यहाँ पे, सबमिट। फिर यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। आ गया। अब इसको भी थोड़ा चेक करके देखते हैं। एटीएम का जो लिमिट है, ये देख सकते हैं आप 30,000 था, इसको मैंने 40,000 अभी जस्ट किया, तो यहाँ पे चेंज हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है पीओएस और सीएनपी लिमिट। अब पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, और सीएनपी क्या होता है? कार्ड नॉट प्रेज़ेंट। अब पीओएस मतलब आपका जो शॉपिंग मॉल या फिर कोई आउटलेट विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे अब जो फिज़िकली कार्ड जहाँ पे स्वाइप करते हैं उसको कहा जाता है पीओएस। और सीएनपी मतलब जैसे कि ई-कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस इतना सारा होते हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं जिसके लिए आपको फिज़िकल कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कार्ड के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये होता है पीओएस और सीएनपी लिमिट। अब इसको भी थोड़ा क्लिक करते हैं। देखिए इसका करंट लिमिट अभी कितना बता रहा है 50,000, और लेकिन मेरा मैक्सिमम लिमिट अलाउड है 75,000, तो इसको भी चेंज कर देते हैं हम। इसको थोड़ा चेक करते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं। देखिए ये भी इधर चेंज हो गया। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। चेंज डेली लिमिट कंप्लीट होगी, इसके बाद चेंज चैनल टाइप, इसके अंदर क्या-क्या आता है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें सिलेक्ट चैनल टाइप, इसके अंदर आता है एटीएम चैनल, पीओएस चैनल, सीएनपी चैनल। ये चैनल क्या होता है? मतलब एटीएम में अगर आप कार्ड यूज़ करेंगे तो इनेबल है कि नहीं, पीओएस, सीएनपी सब वही चीज़ है, तो ये आपको देखना है। एटीएम चैनल देखिए ये इनेबल किया हुआ है,
इसलिए कोई परेशानी नहीं है। पीओएस चैनल देखिए, पीओएस चैनल डिसेबल्ड है। इसका मतलब आप अगर अभी अपना डेबिट कार्ड से आप शॉपिंग मॉल में ये कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, आपका कार्ड डिक्लाइन करेगा क्योंकि आपका करंट स्टेटस को डिसेबल किया हुआ है। तो इसको हमको इनेबल करना है, तो इसके लिए क्या करना है हमको, ये इनेबल पीओएस चैनल। देखिए, हमेशा ये करंट स्टेटस को चेक करेंगे, ये जो सिलेक्ट किया है इसको नहीं। तो यहाँ पे करंट स्टेटस बोल रहा है डिसेबल, तो इसको हमको इनेबल करना है। इनेबल ये है, इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया। अब इसको चेक करेंगे हुआ है कि नहीं। देखिए, अभी करंट स्टेटस इनेबल बता रहा है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सीएनपी चैनल, जो मतलब ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट में जो हम लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं ऑनलाइन में, ये देखिए डिसेबल है, अभी आप नहीं कर सकते। तो इसको भी सेम तरीके से इनेबल करना है। फिर ओटीपी। ये भी अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको भी हमको थोड़ा चेक करना है फिर भी। देखिए, करंट स्टेटस एक-एक करके अभी दिखा देते हैं। एटीएम चैनल इनेबल्ड है, पीओएस चैनल इनेबल्ड है, सीएनपी चैनल इनेबल्ड है। तो ये ऑप्शन भी हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन चैनल यूसेज टाइप, ये क्या होता है? सबमिट करके दिखाते हैं आपको। सिलेक्ट यूसेज टाइप, इसके अंदर रहता है डोमेस्टिक यूसेज, इंटरनेशनल यूसेज और एनएफसी यूसेज। सबसे पहले डोमेस्टिक यूसेज चेक करते हैं। देखिए डिसेबल किया हुआ है, इसका मतलब आप अपना देश के अंदर कहीं भी इस कार्ड को यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डिसेबल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इनेबल करना पड़ेगा। करंट स्टेटस डिसेबल दिखा रहा है, हमको इनेबल करना है, तो इनेबल किया, सबमिट, और फिर ओटीपी। ओटीपी डाल दिया, इसको चेक करते हैं। देखिए, अभी करंट स्टेटस दिखा रहा है इनेबल्ड। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल यूसेज, ये करंट स्टेटस जो है डिसेबल। इसका मतलब आपका कार्ड से आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अभी करने जाएँगे तो ये डिक्लाइन करेगा, तो इसको भी इनेबल करना है। इनेबल ऐसे क्लिक किया हुआ है, तो सबमिट, फिर ओटीपी डालना है। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये इसका भी करंट स्टेटस इनेबल हो चुका है। अभी तीसरा ऑप्शन एनएफसी यूसेज, इसका भी करंट स्टेटस बोल रहा है डिसेबल। तो इस ये भी आपको इनेबल करना है। तो इस केस में ये नीचे वाला ऑप्शन हो गया, इसके बाद सबमिट बटन, फिर ओटीपी। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी तीनों को दिखा देते हैं, डोमेस्टिक यूसेज इनेबल है, इंटरनेशनल इनेबल्ड, एनएफसी यूसेज इनेबल्ड है। अब आपको बता देते हैं कि ये एनएफसी यूसेज क्या होता है। एनएफसी होता है ये कॉन्टैक्टलेस, अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको एनएफसी कहा जाता है। लेकिन ये आपका कार्ड एनएफसी इनेबल्ड सबसे पहले होना चाहिए, जो कि दिखने में बिल्कुल वाईफ़ाई के तरह होता है, और इसका ट्रांज़ैक्शन जो होता है इसको फिज़िकली कार्ड को स्वाइप करना नहीं पड़ता। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि जिस डिवाइस में हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं शॉपिंग मॉल में या फिर कोई आउटलेट में जाके, तो ये जो डिवाइस होते हैं उसके ऊपर कार्ड को ऐसे होल्ड करके रखना पड़ता है। ये होता है एनएफसी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन चेंज एनएफसी डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन लिमिट। देखिए, इसमें मेरा करंट जो ट्रांज़ैक्शन लिमिट ये 5000 बता रहा है, मैक्सिमम 5000 है। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इसको आप अगर एनएफसी के द्वारा कोई ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं, जिसका अमाउंट मिनिमम 100 होना ही है और मैक्सिमम पर डे में 5000 तक आप कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज़, ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, और ये कैसे काम करते हैं चलिए दिखाते हैं। और इसका सुविधा क्या होता है ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए, सिलेक्ट ट्रांज़ैक्शन टाइप, इसके अंदर जो होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। एक फंड्स ट्रांसफ़र
थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र, इंटरबैंक ट्रांसफ़र, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, आईएमपीएस फंड ट्रांसफ़र, ये पाँचों ऑप्शंस होता है। तो इसमें जो आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से 50,000 रुपए उधार लिए थे, तो ये 50,000 रुपया आपका दोस्त ने आपको बताया कि 5 महीने के अंदर आपको लौटाना है। आप किसी भी रेट में आप दे सकते हो, ये आपका दोस्त बोला लेकिन बोला कि हर महीने में हमको लौटाना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फंड्स ट्रांसफ़र इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए इसका सुविधा क्या होता है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले हमको दिखाते हैं आपको। आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिस अकाउंट से आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा हर महीने में, सबसे पहले इस अकाउंट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कितना करके आप देंगे, तो 50,000 रुपीज़ 5 महीने के अंदर, इसका मतलब आपको 10,000 करके हर महीने में लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे 10,000 डाल दिया, इसके बाद पर्पस में आपने उधार लिया इसीलिए पेमेंट टुवर्ड्स लोन रिपेमेंट इसको चूज़ करेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि ये आपका दोस्त का अकाउंट है, जो कि आप हर महीने में आप देंगे, जो कि 5 महीने के अंदर आपको लौटाना है। तो इसके लिए ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इसको सिलेक्ट करना है। आप फ्रीक्वेंसी मतलब आपको कहा गया कि हर महीने में लौटाना है, इसीलिए डेज़ नहीं मंथ्स को चूज़ करेंगे। अब हर महीने में शेड्यूल पेमेंट एवरी 1 मंथ मतलब हर महीने में, तो इसको 1 सिलेक्ट करेंगे। अब एंटर द नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना होगा 5 महीने में आप लौटाएँगे। अब सिलेक्ट स्टार्ट डेट, आप किस डेट से आप पेमेंट देना चाहते हैं, वो डेट आपके हिसाब से आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि नवंबर महीने की 5 तारीख से आपका पेमेंट स्टार्ट होगा और ये हर महीने में आपको 5 तारीख को ही देने देने से आपको सुविधा होगी। तो इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर ओके। इसके बाद आपके पास यहाँ से एक कन्फर्मेशन माँगा जाएगा। मतलब आपने जो यहाँ पे जो चीज़ डाला वो सही है कि नहीं? नवंबर पहला वाला, 5th दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके पाँचों महीने 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद कन्फर्म बटन पे आपको डालना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आप हाई सिक्योरिटी इसके बाद आपके पास ये ओटीपी आ जाएगा। ये ओटीपी डालने के बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करने से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सुविधा क्या होता है ये थोड़ा आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर इसको सेट नहीं करते तो आपको क्या होता, हर महीने में आपको याद रखना पड़ता, अरे ये दोस्त को तो हमको पैसा लौटाना है, अब कौन सा तारीख को उसको लौटाएँगे? अब हो सकता है कोई आगे-पीछे हो सकता है, फिर आपको आपका जो दोस्त होता है वो आपको बातें सुनाने वाला है, सुनाएगा ही सुनाएगा, क्योंकि अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया? ऐसा बोल सकता है। तो इसमें आपको दिमाग में थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा या फिर आपको याद रखना पड़ेगा।